हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। 29 जनवरी यानी यस्टरडे इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और आज 30th जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे का सैंपल मैं आपके पास लेकर आई हूं। जैसे जैसे इकोनॉमिक सर्वे में 750 पेजेस का है, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू टेक मी अ फ्यू डेज। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो जो डिफरेंट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कोई डेटा है या किसी भी टाइप की कोई एनालिटिकल सिचुएशन है, अलग अलग मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे आपको इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आज अपन इकोनॉमिक सर्वे को समरी के तरीके से देखेंगे। जो मैंने पीपीटी अभी आपके सामने आएगी, जो भी मैंने लिखा है, बनाया है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने ही दिया है। नॉट अ सिंगल वर्ड हैज बीन एडेड बाय मी और डिलीटेड बाय मी। अनदर थिंग, कोई एआई की हेल्प नहीं ली है, सब कुछ गवर्नमेंट का ही गिवन है। मैं यहाँ पर सैंपल में लेकर आई हूँ कि गवर्नमेंट ने किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया है। दो तरीके से किया है, एक तो है 45 पेजेस की समराइज्ड वर्जन और एक है 750 पेजेस का जो निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का फ्रंट पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रंट पेज में इस बार क्या है? इट्स ऑल अबाउट ट्रेड। इंडिया के मैप के ऊपर क्या बना हुआ है? कंटेनर्स। शिपयार्ड में जो कंटेनर्स पाए जाते हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, सी कंटेनर्स। क्यों? क्योंकि 2024 25 26 का जो ईयर था, इट वाज वायलेंट फॉर ट्रेड। कोई टेरिफ लगा रहा है, कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे क्या पंगाबाजी हो रही है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट ट्रेड। तो ट्रेड के ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान टूरिज्म के ऊपर भी है, एंड अ लिटिल बिट इज ऑन कनेक्टिविटी ऑल्सो। इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको यही चीज फील हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इनको भी रखा गया है, लेकिन मेन थिंग इज ट्रेड। ट्रेड के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इन दिस क्लास आई विल नॉट बी विजिबल टू यू। ठीक है, आपके सामने जो भी इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल्स होंगी, यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनुअल ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, जो कि एक साल की इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करती है। गिव मी अ मोमेंट। राइट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है आपके सामने है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, सेक्टोरल डेवलपमेंट्स मिलेंगे और की पॉलिसी चैलेंजेस मिलेंगे, जो कि यूनियन बजट से एक दो दिन पहले ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज करती है, प्रिपेयर करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस वक्त इंडिया के सीईए कौन है और कब से हैं। ठीक है, राइट। फॉर्मली पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट सेशन। और बजट से पहले सिर्फ एक ही दिन पहले होता था, इस बार बजट जो है वो संडे को है, जिस दिन बाय द वे मार्केट भी ओपन रहेगा। तो इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है। ठीक है, बजट, मैं एक हिंट दे देती हूँ। लोकसभा चैनल चलाना और बजट जिस वक्त मैडम बोलना शुरू करें, कमरे में अकेले टीवी के सामने बैठना, आवाज अच्छे से रखना और जो जो मैडम बोल रही हैं फास्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना। बजट आधा वहीं याद हो जाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैडम खुद ही पार्लियामेंट में बोल देती हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एनालिटिकल असेसमेंट होता है देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ में। इसमें की चैलेंजेस वगैरह को आउटलाइन किया जाता है, परफॉर्मेंस बताई जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कितना किया है, कैसा किया है। यूनियन बजट से पहले होता है। 1964 तक यूनियन बजट के साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जा सकता था। 1950-51 का ईयर जो था वो पहला इकोनॉमिक सर्वे का था। उसके बाद में हाँ, 2010 तक इकोनॉमिक सर्वे का एक ही वॉल्यूम आता था। 10 से 11 और 20 से 21, ये जो 10 साल का टाइम था, इसमें दो वॉल्यूम्स में आने लग गया और 2022-23 से इकोनॉमिक सर्वे वापस एक ही वॉल्यूम में आने लग गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे में इस बार 16 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा हुआ है, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। अब ग्रोथ के बारे में अगर बात करोगे, सबसे बड़ी बात तो यही होने वाली है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, और नॉट जस्ट एनी काइंड ऑफ ट्रेड। हम बात करेंगे ट्रेड में भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लोबल पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त वॉलेटाइल हो चुकी है। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं दुनिया भर में कहीं ना कहीं। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको स्केप्टिसिज्म है कि पता नहीं ट्रेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कभी कोई टैरिफ लगा रहा है, कभी कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं भी कहीं पे कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है, कोई किसी के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, दिस डिनोट्स वॉलेटिलिटी। ये इकोनॉमिक सर्वे में से ही लिया है मैंने। ठीक है, मैंने कहीं खुद का दिमाग नहीं लगाया है, सब कुछ वहीं पे है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, उसको उसी तरह से विजुअलाइज करो। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एनर्जी और फाइनेंस को वेपनाइज किया जा रहा है, जो कि अभी अभी अपन को वेनेजुला में अमेरिका ने जो किया उसको देख के समझ में आ गया है।
एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में। फ्री ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है और इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कि दुनिया से ना से किसी एक कंट्री के तो मार्केट को तो पकड़ें। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट कंजम्पशन जो है और इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट लेवल इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो स्टेडिली हमने पिछले कुछ सालों में राइज करते हुए देखा है, जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक तरह से प्रोग्रेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्राइवेट कंजम्पशन होगा मार्केट में, जितनी ज्यादा चीजों की डिमांड होगी, उतनी ही ज्यादा उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी ही ज्यादा उनकी सप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जो बिजनेसेस हैं वो फैक्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज में इंसान काम करेंगे, जॉब मिलेगी और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, तो प्राइवेट कंजम्पशन समझ में आया। वो सेम चीज इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में भी चलती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रिफॉर्म से पता चलता है कि इंडिया का जो पोटेंशियल जीडीपी है वो अराउंड 7% है। 6.8% से लेकर 7.2% की हमने पिछले साल ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, अब ये रेंज में क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, वॉलेटिलिटी। ठीक है, इंडिया की जो पोटेंशियल ग्रोथ सॉरी जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा हेल्प हमें रिफॉर्म्स ने करी है। सबसे पहले रिफॉर्म है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा है और लॉजिस्टिक्स की दुनिया में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं। लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, इसके ऊपर बहुत डेडिकेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसी चैनल पे मेरी वीडियो भी बनाई हुई है लेबर रिफॉर्म्स पे, यू कैन सी दैट। और टोटल फैक्टर प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा लेबर रिफॉर्म्स होंगे, इन्वेस्टमेंट ईजी होगा, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपके फैक्ट्रीज लगेंगी, तो फैक्टर प्रोडक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। ये मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया के, और इसीलिए इंडिया ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। चैप्टर नंबर 2 है फिस्कल डेवलपमेंट्स एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट पैसे को कैसे मैनेज करती है? पैसे को मैनेज करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और वो क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी देती है। रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल की दुनिया में गवर्नमेंट काम करती है। फिस्कल पॉलिसी से पता चलता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो ईयर ऑन ईयर घटा है। ये ग्राफ दिख रहा है ग्रीन वाला, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो ईयर ऑन ईयर घटा है, और जिसमें प्राइमरी डेफिसिट जो है वो और भी ज्यादा कम हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट बोरो कम कर रही है, और जो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमने पहले ही देख लिया कि इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी दूसरे को इंटरेस्ट पेमेंट करने का कोई वजन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इसलिए हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा, फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरह से मैनेज किया जा रहा है इंडिया में। जैसे कि पहले हमें सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है उन्होंने बताया है, एसएनपी का है, मॉर्निंग स्टार का है, आरएनआई का है। एसएनपी ने पिछले साल जो ट्रिपल बी प्लस इंडिया की रेटिंग होती थी उसको ट्रिपल बी कर दिया, विच इज विच इज अ गुड थिंग, राइट? तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हमारी रेवेन्यू बॉयंसी भी इंप्रूव हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट ने ग्रोथ किया है। फिस्कल ट्रांसपेरेंसी भी हमारी इंप्रूव हुई है, और डेफिसिट रिडक्शन हमने देखा है, जिसका मतलब हमारे को कम लोन लेने पड़ रहे हैं, कम हम नुकसान खा रहे हैं पैसे का। नेक्स्ट, सस्टेन्ड रेवेन्यू बॉयंसी और बॉर्डनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेस। इसका क्या मतलब है? यानी कि हमारे देश में ज्यादातर लोग अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लग गए हैं। 2021-22 में 6.9 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, जो अब बढ़ के 9.25 करोड़ लोग हो गए हैं, विच इज अ गुड थिंग। यानी कि ज्यादा लोग इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब लास्ट ईयर इनकम टैक्स की हमने 12 लाख फ्री कर दिया। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स आए थे पिछले साल, राइट? यानी कि एक महीने की अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। उसके बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ी है, विच इज अ ग्रोथ स्टोरी। नेक्स्ट, हमें ट्रांजैक्शनल मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में हमने बहुत ज्यादा, एक और चीज मैं बता देती हूँ, इसी के साथ में बता देती हूँ, जीएसटी रिफॉर्म्स में यही देख लेते हैं। 2 रेट स्ट्रक्चर कर दिया है, 18% स्टैंडर्ड और 5% मेरिट। उसके अलावा 40% जो है वो डीमेरिट गुड्स के लिए होता है, यानी कि सिन गुड्स होते हैं, जिसमें सिगरेट वगैरह आती है। आपकी सिगरेट तो बहुत ही ज्यादा महंगी करती है, बट ये सब आता है। तो आपके जो बेसिक जीएसटी ब्रैकेट है वो है 18% और 5% का, जिसके कारण क्या हुआ है? कंजम्पशन को बूस्ट मिला है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है, बिजनेसेस के लिए भी ईज हुई है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। हमने ट्रेड कंपेटिटिवनेस को एनहांस किया है, और जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल माइक्रो बिजनेस होते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनको भी फॉर्मलाइज होने का मौका मिल गया, क्योंकि जीएसटी इजी हो गया। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो रिजॉल्व हो गया है, और वर्किंग कैपिटल जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट चैप्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इन ग्राफ्स को देख के डरना नहीं है। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा है कि अभी रिसेंटली रेपो रेट कम कर दी थी आरबीआई के गवर्नर ने, राइट? तो रेपो रेट कम करते हैं तो क्या होता है? बैंक्स के पास में ज्यादा पैसा बचता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, बैंक्स ज्यादा पैसा लोन पे दें। अगर बैंक्स के पास में पैसा होगा तो
मार्केट में पैसा फ्लोट करेगा। अगर फ्लोट करेगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, नई चीजें खरीदेंगे, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो जितना ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लोट करेगा उतनी ही ज्यादा अपन को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ड्राइव देखने को मिलेगी। इसका कहने का मतलब, इस ग्राफ का मतलब सिंपली ये है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम की है तो बैंक्स ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट्स जो है लोन्स के ऊपर वो कम की हैं, यानी कि आरबीआई का पर्पस जो था लिक्विडिटी को बढ़ाने का वो सॉल्व हुआ है, अचीव हुआ है। इसके बाद में बैंक ने एमएसएमईज को एमएसईज को कितना क्रेडिट दिया है वो भी बढ़ता ही जा रहा है, जैसे मुद्रा लोन वगैरह होते हैं, है ना? स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आपने पढ़ी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपने पढ़ी है, तो उनके अकॉर्डिंग इनको देखते हुए लगता है कि गवर्नमेंट ने जो बैंक्स को जो लोन्स स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को या माइक्रो एंटरप्राइजेस को देने थे वो दे रहे हैं। इसके बाद में एक और चीज, पहले हाँ यहीं पर है, यस, मल्टी डेकेड लोन्स, यस। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंडिंग। ओके, आपको लग रहा है मैंने वो मिस किया, मैंने वो मिस नहीं किया है। उसमें सिंपल सी चीज है कि जो कमर्शियल बैंक्स में पहले डिफॉल्ट होता था वो 11.2% तक जाता था, जो कि अब 2.2% तक जाता है, विच इज वेरी गुड। यानी कि पहले 100 रुपए अगर लोन देते थे तो 11 रुपए बैंक के पास में वापस कभी आते ही नहीं थे। अब 100 रुपए में से सिर्फ 2.25 रुपए हैं जो बैंक के पास में नहीं आते, विच इज अ इंप्रूवमेंट। यानी कि लोग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं और बिजनेस से एक्चुअली कमाई कर रहे हैं कि वो लोन को वापस चुका भी पा रहे हैं। सो दैट वाज द होल मीनिंग बिहाइंड दैट ग्राफ। पेंशन कवरेज बढ़ी है 2016 में। अटल पेंशन योजना, लेफ्ट वाली अटल पेंशन योजना है, राइट वाली नेशनल पेंशन स्कीम है। तो पहले कितने थे अटल पेंशन योजना में? 2016 में 24.6 लाख लोगों को मिलती थी, अब 2025 में 6 करोड़ 41 लाख लोगों को मिल रही है। नेशनल पेंशन स्कीम में पहले लगभग 1 करोड़ हाँ सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, जो कि अब ऑलमोस्ट 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स के पास में पहुंच गए हैं। तो हमें पेंशन की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को पेंशन योजना जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्ली पेनिट्रेट लोगों तक कर रही है। इसका सोर्स है पेंशन फंड वाला पीएफआरडीए, ठीक है, डिपार्टमेंट। फिर है इंश्योरेंस फॉर ऑल। इंश्योरेंस के ऊपर गवर्नमेंट का खासा ध्यान है। पिछले ही आई थिंक दिसंबर की बात, नवंबर की बात है, आई थिंक लेट नवंबर की या अर्ली दिसंबर की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है विंटर सेशन में, अपने लास्ट बजटरी विंटर सेशन में, कि पेंशन जो है, सॉरी नॉट पेंशन, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो हमने एफडीआईज के लिए 100% ओपन कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है वो देश में बढ़े, ज्यादा लोग इंश्योरेंस लें। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी टाइप का जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो भी कवर होता है। ग्राफ में भी देखने को अपन को यही मिल रहा है। इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट सीरियस है, तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को इजी कर दिया और टैक्स फ्री कर दिया। इंश्योरेंस के ऊपर 0 जीएसटी है अब, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सबके ऊपर 0 जीएसटी है। माइक्रो क्रेडिट, अब माइक्रो क्रेडिट में आपके पास में 2 स्कीम्स हैं जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। अब ये जो स्वनिधि है ये इस पेज पे है, इसको अभी रहने देते हैं, अपन इधर ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 3 कैटेगरीज का नाम? एक 2 कैटेगरीज का नाम मैं बता देती हूँ, 2 का बता देती हूँ, तीसरे का आप बताना, शिशु और तरुण। तीसरी कैटेगरी क्या है और इन 3 कैटेगरीज में किस रेंज तक हमें लोन मिलता है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए। हमने कितने लोन्स दिए हैं? लगभग 55 करोड़, 55.5 करोड़ लोन अकाउंट्स में हमने 36 लाख करोड़ पैसा दिया है। अक्टूबर 2025 का लास्ट डेटा है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 69% माइक्रो लोन्स लिए हैं, यानी कि 100 रुपए अगर बांटे गए तो उनमें से 69 रुपीस तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। 15 लाख करोड़ डिसबर्स किया है 33 करोड़ अकाउंट्स में, एससी, एसटी और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज के, ठीक है? तो टोटल कितने थे? 55 करोड़ लोन अकाउंट थे और 33 करोड़, उन 55 करोड़ में से 33 करोड़ तो एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज को ही मिले हैं। ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना का मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं उनको छोटे मोटे लोन का क्रेडिट वगैरह मिल जाए ताकि वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, एक्सपैंड कर सके, उसके लिए है। इसमें भी हमने ग्रोथ ही देखी है, ज्यादा पैसा डिसबर्स भी हुआ है और रिटर्न आके वापस बैंकों को भी मिला है। एक्सटर्नल सेक्टर में प्लेइंग द लॉन्ग गेम में सिंपल सी चीज है कि हमने ट्रेड डायनेमिक्स जो है उनकी वॉलेटिलिटी देखी है। फर्स्ट ग्राफ में हमने यही देखा है कि ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है और बहुत शार्पली इसके अंदर अपन को बेंड्स देखने को मिले हैं पिछले 5 सालों में। और ट्रेड ग्रोथ जो है वो ट्रेड ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज की डाउन गई है। ये दुनिया भर की ट्रेड पॉलिसी के ऊपर है, ठीक है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इनकी रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की। यहाँ पर देखते हैं इस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए, इससे डील करने के लिए इंडिया ने इतने सारे फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस करे हैं और उतने सारे फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस अभी होने बाकी हैं। तो ऑल दीज आर एक्चुअली डन बाय अस
इंप्लीमेंट होने बाकी हैं, ठीक है, ये इंप्लीमेंट होने बाकी हैं, बट ये अपन ने कर लिए हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अपन ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, और ये वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं ये अभी होने बाकी हैं। तो उस वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए हम एफटीएस वगैरह साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का चल रहा है, हमारा जो नेट मर्चेंडाइज है राइज कर रहा है, हमारी सर्विसेज राइज कर रही हैं, नेट ट्रांसफर्स में भी अपन को ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल एक डिप आया था, यस, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉलेटिलिटी, बट उस डिप के साथ भी अपन ने करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है, उसमें अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है रेमिटेंसेस का, जो इंडियंस देश से बाहर रहते हैं और वापस घर पैसे भेजते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो नंबर होता है, उससे अपन को काफी कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट को मॉडरेट करने की या मैनेज करने की हेल्प मिल जाती है, जो कि यहाँ पर भी हुई है। ग्लोबल रीओरिएंटेशन को हमने सस्टेनेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रीडायरेक्ट करने की कोशिश की है। ग्लोबल रीओरिएंटेशन मतलब जो कंपनीज हैं वो नए मार्केट्स खोज रही हैं और इंडिया एक अच्छा सस्टेनेबल ऑप्शन उभर के सामने आया है। एफडीआई का स्केल इंडिया में बढ़ा है। एफडीआई अपन, जैसा कि मैंने अभी बताया, इंश्योरेंस सेक्टर, उसके अलावा एफडीआई हमने कहा अलाउ किया है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर, तो हमें एफडीआई वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, बाहर से पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ पर बिजनेसेस एस्टेब्लिश होंगे, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, तो ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली आर गोइंग टू हेल्प अस ऑल। नेक्स्ट चैप्टर इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन इंडिया ने काफी कुछ कंट्रोल करके रखा है। इंडिया का इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 1.7% है। अब इसके ऊपर है ना, मीडिया थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक्चुअली खतरनाक है। जो फूड इन्फ्लेशन जो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इंडिया की 1.7%, ये एक्चुअली खतरनाक है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेल्दी इन्फ्लेशन होता है 2 से 6% और हमारा है 1.7%। ये एक्चुअली डेंजरस है और ये बहुत बड़ा रीजन भी है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े रीजन हैं, बट ये एक अच्छा खासा रीजन है रूपी की वैल्यू के डिवैल्यूएशन के पीछे। कुछ हम रूपी की डिवैल्यूएशन जो है वो कंट्रोल वे में कर भी रहे हैं ताकि हम ट्रेड बेनिफिट्स उठा सकें। कुछ रुपए की डिवैल्यूएशन हमारे इन्फ्लेशन के कारण भी हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडिया का 1.7% के ऊपर है, जो कि कंट्रोल्ड है। हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो परेशान करता है। कोर इन्फ्लेशन स्टैटिक है 4.62% के ऊपर, जो कि हेल्दी है। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 2.7% है, मार्जिनली ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ही दुनिया में एक इकलौता कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा रिडक्शन दिखाया है हेडलाइन इन्फ्लेशन में। आई विल रिट्रेट माई पॉइंट, 1.8 1.7% जो है वो हेल्दी नहीं है। एटलीस्ट 2% 2.1% इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस कहता है कि भैया हेल्दी है, अच्छी चीज चल रही है, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को ऐसे कैसे प्रेजेंट किया है। Decline in food inflation was driven by a persistent contraction in prices of major commodities like vegetables and pulses. अब vegetables and pulses की prices पिछले साल फिर भी volatile रही थी 24-25 में, लेकिन 25-26 में consistently decline हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल मानसून अच्छा था, अच्छी सब्जियां और फल और दालें वगैरह अच्छी फसल हुई है, तो हमारे पास में क्वांटिटी बढ़ी है। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड अपने आप कंपैरेटिवली कंट्रोल आ जाएगी, तो प्राइसेस फॉल करेंगी। मॉस्पी का डेटा है, एज इट इज यहाँ पर मेंशन है। स्टडी पेस ऑफ कोर इन्फ्लेशन जो है उसने ज्यादातर इन्फ्लुएंस किया है हायर इन्फ्लेशन को। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर मेटल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगी तो हमें मॉडरेट इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर रहा है, अबव नॉर्मल अबव एवरेज अपना मानसून था, जो कि एग्रीकल्चर कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई, जिसके कारण स्टॉक पोजीशंस जो हैं अपनी फूड ग्रेन्स की उनको अपन ने इंप्रूव किया है। और जीएसटी रैशनलाइजेशन के कारण कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो भी कंट्रोल वे में अपन को मिली हैं। अब ये वॉलेटिलिटी आपको नजर आ रही है, ये है रिटेल प्राइसेस की डिस्टर्बेंसेस। ये दिख रहा है पोर्शन 2015 से 2018 तक का डेटा कहता है कि बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो वैल्यूज हैं, जो प्राइसेस हैं, जो पल्सेस की प्राइसेस हैं, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, केरोसिन वगैरह, ऑयल वगैरह की बात कर रही हूँ, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो क्या होता था उस टाइम, वो एक जमाना था, जमाना ही हो गया, 12-13 साल हो गए। वो एक टाइम था जब न्यूज आती थी प्याज की चढ़ती कीमतों ने गिराई मध्य प्रदेश की सरकार। मतलब प्याज से सरकारें बदली हुई हैं इस देश में, ये वो टाइम था, ठीक है। तो जो हाइपर हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन वाली जो चीजें थी, वो यहाँ पर थोड़ी सी मैनेज करना डाइसी हो रहा था, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि पिछले एटलीस्ट 8-9 साल में हमने अच्छा खासा उसको मैनेज करने की कोशिश की है। 2018 से, स्पेशली 2018 के लेट मंथ से हमने हाइपर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये जो हैं इनके ऊपर अच्छा कंट्रोल दिखाया, विच इज एक्चुअली ट्रू। डेटा कहता है
अब आप में से किसी का क्वेश्चन होगा कि फिर मैम इतनी महंगाई फील क्यों हो रही है? महंगाई फील इसलिए हो रही है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे हमारी सैलरीज़ उस हिसाब से नहीं बढ़ी कि इस बढ़ते हुए 0.2% के इन्फ्लेशन को भी अपन सस्टेन कर सकें। तो ये 2% का इन्फ्लेशन भी अपन को एक्चुअली महंगा लग रहा है क्योंकि हमारी इनकम इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ पाई, ठीक है? आगे चलते हैं। 6th चैप्टर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, हमारी इनकम सोर्सेज जो हैं उनको अपन सिक्योर कर रहे हैं और फूड सिक्योरिटी को भी अपन ने इंश्योर किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने 4.7% की ग्रोथ दिखाई है, क्रॉप प्रोडक्शन 4% के ऊपर गया है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक से होने वाली जो अपन प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो 6.1% की ग्रोथ पे है और फिशिंग और एक्वाकल्चर ने 7.2% का ग्रोथ दिखाया है। वो इसलिए दिखा पाया है क्यों? क्योंकि हमारा फिश, हमारे लॉबस्टर्स, हमारे क्रैब्स, हमारे जो क्या वो छोटा वाला क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ। एनीवे मेरे को सी फूड का इतना अंदाजा है नहीं। लॉबस्टर क्रैब तो मुझे पता है रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट पे गया है, तो इसलिए हमने उसको ग्रोथ में दिखाया है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए क्या-क्या सपोर्ट मिशंस चला रखे हैं, उनकी एक लिस्ट है। फूड सिक्योरिटी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड के लिए मिशन है, एडिबल ऑयल और पाम ऑयल के लिए मिशन है, विज्ञान केंद्र हैं, एफपीओज और कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की स्कीम्स चल रही हैं। फसल बीमा योजना है, कृष्णोन्नति योजना है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है। इसके अलावा इनपुट सपोर्ट में किसानों को क्या मिल रहा है? हाई यील्डिंग सीड्स में एचवाईवी सीड्स मिल रही हैं। उसके अलावा इरिगेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थ्रू इरिगेशन मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चल रही है जिसमें किसानों को लोन भी मिलता है और दे आर एक्चुअली इंटरेस्ट फ्री लोन्स और उनको लोन की माफी भी मिलती है, ठीक है? कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। फुट एंड माउथ डिजीज है, ये फूड एंड माउथ नहीं है, FOOT है। बताओ, इकोनॉमिक सर्वे ने गलती कर रखी है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है लाइव स्टॉक का, उसके ऊपर भी कंट्रोल चला है और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है फिशरीज के लिए वो चल रही है। तो ये मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो है उसके कारण अपन ने बहुत ज्यादा सी फूड के ऊपर ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट, इनकम सपोर्ट में फार्मर्स के पास अपने पास अवेलेबल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी दे रहे हैं ना क्रॉप्स के ऊपर, वो किसान आके बैठे थे दिल्ली, वो इसी के लिए तो लेके बैठे थे। और प्रधानमंत्री मान धन योजना, आई एम अज्यूमिंग कि ये सारी की सारी योजनाएं आपको आती हैं, नहीं आती हैं तो अब आपके पास में एक लिस्ट है, ये सारी आपको पढ़नी है, इनका डायरेक्ट रेफरेंस इकोनॉमिक सर्वे में आया है। आरपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम दोनों के लिए अब ये वाली स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी जरूरी है। आगे चलते हैं। 7 चैप्टर कहता है सर्विसेज के लिए, सर्विसेज में इंडिया ने एक स्टडी ग्रोथ दिखाई है, बहुत हमने खतरनाक वाला पुश नहीं दिखाया है लेवल्स में, लेकिन हाँ एक स्टडी ग्रोथ है, मतलब जो चलता आ रहा है ना उसके आसपास की अपन ने ग्रोथ दिखाई है। चाइना, यूएस और बाकी की दुनिया ऑन एन एवरेज लो पे है, ठीक है, और इंडिया ने -0.4 का ही डिप देखा है, अदरवाइज अपन ने ग्रो ही किया है। सर्विस सेक्टर में मेजर ड्राइवर जो है वो ग्रोथ का सर्विस सेक्टर ही रहा है। इसमें अपन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और दूसरी सर्विसेज में भी ग्रोथ दिखाई है। अब पहले के ईयर्स के कंपैरिजन में आपको साफ-साफ नजर आ रहा है। येलो वाला पोर्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज का है, ग्रीन वाला पोर्शन फाइनेंशियल सर्विसेज का है और ब्लू वाला पोर्शन जो है वो ट्रेड और टूरिज्म से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो होती हैं, उनसे रिलेटेड है और जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, सबसे ऊपर पिरामिड नजर आ रहा है, वो सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ का पॉइंट है। तो यस, एक स्टडी ग्रोथ है, बहुत ज्यादा कोई हाइपर ग्रोथ अपन को देखने को नहीं मिली है। हाँ, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में अपन का पोर्ट कार्गो ट्रैफिक अपन ने अब सिंपल सी बात है, अगर कार्गो बढ़ रहा है इसका मतलब ट्रेड में अपन ने कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही किया है। तो अगर कार्गो बढ़ रहा है जो कि सर्विस सेक्टर में आता है और ट्रेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, तो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई ही है। उसी चीज का यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। स्पेस और ओशन, अब ये स्पेस और ओशन ज्यादातर इसरो से रिलेटेड चीजें हैं। कमर्शियल लॉन्चेस अपन ने करी हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग्स अपन को कितनी मिली हैं, एनएसआईएल रेवेन्यूज भी आपके सामने लिखे हुए हैं। सैटेलाइट डेटा सर्विसेज अपन देते हैं दूसरे देशों को, तो उनसे अपन ने कितना ज्यादा कमाई करी है। ओशन टेक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, उसमें अपन ने क्या क्या इंफॉर्मेशन, हाँ यही है, सर्वे प्रपोजेस कैपिटलाइजिंग ऑन अर्थ सिस्टम डेटा प्रोडक्ट्स, तो यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अपन ला सकते हैं और ओशंस में जो अपन डेटा गैदर करते हैं अर्थ सिस्टम से रिलेटेड, जो कि ओशन जैसे मरीन लाइफ वगैरह हो गया, किसी भी टाइप की टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, उनसे रिलेटेड जो है वो भी अपन कमर्शियलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं जिनके कारण अपन ने इनकम जनरेट ही करी है, कमाई ही करी है। टूरिज्म सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है। मैं पर्सनली टूरिज्म सेक्टर के नंबर्स को देख के खुश नहीं हूँ, ठीक है। इंडिया के पास में बहुत मतलब भयंकर टूरिज्म पोटेंशियल है, बट अपन के पास में नहीं मिल रहा अपन को।
डोमेस्टिक रेजिलियंस जो है वो हाई वैल्यू सेगमेंट्स में अपन को देखने को मिली है। डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट में कितना ग्रोथ आया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल जो है वो भी 8.9% की दर पे बढ़े ही हैं। एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी अपन को 60% से ज्यादा देखने को मिली है। आई थिंक पिछले साल की बात है 54-55% के आसपास था, तो ठीक है ग्रोथ तो हुई है, बट आई वाज अज्यूमिंग कि थोड़ा और ज्यादा ही होगा। 8th चैप्टर इंडस्ट्री का नेक्स्ट लीप है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में लेबर लॉ में जो रिफॉर्म्स आए हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसी का पार्ट था जिसका मैंने यहाँ पर एक्चुअली इंक्लूड नहीं किया है स्लाइड में पोर्शन, बट यू कैन सी कि जो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स हैं कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो ग्लोबली इंडिया को एक पॉजिटिव मार्केट की तरह देखा जा रहा है कि हाँ इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया में सर्विसेज मेंटेन रह सकती हैं, इंडिया में आप अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हो। तो इंडिया एक पॉजिटिव ऑप्शन की तरह यहाँ पर उभर के आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिकली इंडिया को देखा जा रहा है। इनोवेटिव इकोसिस्टम में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और एंटरप्रेन्योरशिप में, तीनों में राइज आया है, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने अपनी रैंक इंप्रूव करी है। 2015 में हमारी रैंक 81 थी, 2025 में हमारी रैंक 38 हो गई है। स्टेडीली हमने ग्रोथ ही दिखाई है, अपनी रैंक को इंप्रूव ही किया है, और ये सोर्स है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी कैपेसिटी एंड कंपेटिटिवनेस। अब ये जो कनेक्टिविटी वाली चीज है, इसमें आपके आएंगे रोड, इसमें आएगा आपका एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें आएगा आपका रेल। तो ये तीनों मिलके जो आपके लॉजिस्टिक्स बनाते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, देखते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमने इंक्रीज ही किया है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं। रोड का फिगर है यहाँ पे पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, वहां पर लास्ट में आपके पास फिगर है हमने कितने किलोमीटर्स रेलवे लाइन बिछाई है, हमने कितने किलोमीटर्स 5364 किलोमीटर्स हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए हैं, और नेशनल हाईवेज कितने हो गए हैं 1,46,572 किलोमीटर। ये हमारे नेशनल हाईवेज का टोटल लेंथ है। उसके बाद में है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की तरफ से अपने पास में कितने कार्गो मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, उनमें टोटल कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेनर वेसल जो हैं उनका टर्न अराउंड टाइम अपन ने घटाया है, यानी कि ज्यादा देर हमारे यहाँ पे टिकते नहीं है, पार्क करते हैं, अपनी रिपेयरिंग वगैरह करवाते हैं, सामान खाली करते हैं, लोडिंग रीलोडिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो वो जो टाइम है पहले पौना घंटा होता था, सॉरी पहले 43 आवर्स होता था, अब सिर्फ 30 आवर्स के अंदर अंदर अपन शिप्स को रवाना कर देते हैं। और कार्गो मूवमेंट जो हुआ है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में वो भी इंक्रीज हुआ है, पहले 18 ही कार्गो इंडिया में के अंदर तक आते थे रिवर्स के थ्रू, और अब 146 आते हैं। तो अगेन एन इंप्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी आपके पास में, सबके पास में हाई स्पीड डेटा अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है। वो क्यों है? क्योंकि इंटरनेट सस्ता है, ठीक है, हेल जियो एनीवे, ठीक है। तो ये भारत नेट प्रोग्रेस इसमें दिखाई गई है कि टेलीकम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में इंप्रूव हुआ है, सस्ता हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है उसका पेनिट्रेशन भी बढ़ा है। पेनिट्रेशन बढ़ा है मतलब टेलीकॉम का एक्सेस रूरल और अर्बन एरियाज में बढ़ा है, सी बढ़ गया है ना। 2014 से 2025 का डेटा कंपेयर किया, यानी कि मोदी सरकार ने अपने आप को कंपेयर किया है। उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जियो, ओके, आपका इंटरनेट सस्ता हो गया है। उसके बाद में मंथली डेटा कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पहले रेवेन्यू रियलाइजेशन जो था वो बहुत ज्यादा था, पर जीबी महंगा होता था, अब पर जीबी सस्ता हो गया है, दिस इज वन थिंग। और दूसरा मंथली डेटा कंजम्पशन जो है वो हमारा बढ़ गया है 10 सालों में। एवरेज हाउस होल्ड जहां पर हर घर नल से जल पहुंचा है अंडर जल जीवन मिशन, उसका डायग्राम है। इसके ऊपर मैं फिर से एक न्यूज भी लेकर आऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर अपडेट आना बाकी है गवर्नमेंट का अभी कि जल जीवन मिशन, क्योंकि मार्च में आता है, राइट, अप्रैल में, सॉरी मई में आपका एग्जाम होने वाला है आरपीएससी प्री का, तो मार्च में ये न्यूज आएगी। वी विल कवर दिस अगेन, सो डोंट वरी। यहाँ पर यही है कि जल जीवन मिशन में 81% हाउस होल्ड जो है रूरल लेवल पे उनको कवरेज मिल चुकी है, उनके घर हर घर नल से जल पहुंच चुका है। एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, इंडिया इज वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ द क्लाइमेट डैमेज जो इंडिया में हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर लूज हेयर, एक्चुअली जो टाई था वो टूट गया, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू टाई माय हेयर राइट नाउ, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ओके। तो राइट, तो इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली लेता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपन बहुत सीरियसली लेते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ता जा रहा है फॉर एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उनको अपन टाल रहे हैं, उनको अपन कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सोलर पावर पर जीबी अपन ने इंक्रीज किया है, और विंड पावर पर जीबी भी अपना इंक्रीज हुआ है। न्यूक्लियर पावर के ऊपर खासा ध्यान है, जिसके अंदर अपन ने 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिया है। तो न्यूक्लियर पावर में अब जो एसएमआर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके ऊपर इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपन को देखने को मिल सकता है, बिकॉज न्यूक्लियर पावर एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है ना इंडिया, इसलिए
तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च हुआ था 25-26 में, मैंने पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यही न्यूक्लियर एनर्जी मिशन आपके लिए अब एग्जाम के लिए अलग से इंपॉर्टेंट है। और शांति एक्ट आया था, आप इसी चैनल पे शांति एक्ट के नाम से मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने शांति एक्ट में जो भी बात लिखी हुई आई है मीडिया में, जो भी पीआईबी में था, गवर्नमेंट सोर्सेस से जो लिखा हुआ था, मैंने पूरा कवर किया है। एक्सप्लेन इट ऑल। शांति एक्ट अपन वापस नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन करने की बात हुई है शांति एक्ट को, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को। एनर्जी स्टोरेज, अब एनर्जी स्टोरेज में आपकी बैटरी लगती है BESS, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और जगह जगह पे BESS सिस्टम्स लगाए जाएंगे ताकि आप अपनी एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको स्टोर करके बेच भी सको। चैप्टर 11 एजुकेशन और हेल्थ, हेल्थ के ऊपर अभी अपन बात कर लेते हैं। एजुकेशन के ऊपर आई थी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल सैटरडे को 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे तो उसको अपन फिर से कवर कर लेंगे। इसमें इतना ही है कि हमने स्कूल्स में बच्चों को जो एडमिशंस हैं उनको इंप्रूव किया है, बच्चों की जो स्टेबिलिटी है यानी कि स्कूल पूरा कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, वो भी इंप्रूव हुआ है। बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं, ग्रेड फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक अलग इंप्रूवमेंट्स आए। 90.9% का इंप्रूवमेंट देखा है अपन ने ग्रेड्स में। 6 to 8 का अलग है, 9 to 10 का अलग है, हायर एजुकेशन का अलग है। उसके अलावा 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एनरोल किया है 70,000 इंस्टीट्यूशंस में, और जो जीईआर रेशियो है वो भी 27.1 से इंक्रीज होकर 29.5 पे आ गया है। ये आईशी रिपोर्ट्स हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने खुद रिलीज किया है, तो ये आईशी रिपोर्ट्स आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगी अपने आप। ये जो मैंने डेटा लिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये आपको गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट पे ही मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इकोनॉमिक सर्वे फ्लैश कर रहा है, वहां पर आप इकोनॉमिक सर्वे पे क्लिक करोगे तो एक शॉर्टेंड इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आएगा, लगभग 35-36 पेजेस का, वही है ये। इंक्लूसिविटी देखने को मिली है। अब ये जो इंक्लूसिविटी वाला पोर्शन है ना, इसमें अभी रिसेंटली यूजीसी के गाइडलाइंस आए थे वो वापस ले लिए गए हैं बिकॉज उनके ऊपर स्टे लग गया है, बट हाँ इसमें इंक्लूड किया हुआ है उसको। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया है क्योंकि यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हुई है, और एआई ड्रिवन इंटरैक्टिव ई कंटेंट स्कूल्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने की भी बात की गई थी। भारतीय भाषा पुस्तक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है उसमें बुक्स जो हैं वो 22 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई हैं। निपुण भारत स्कीम के बारे में बात हो रही है, सेंट्रिक एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर स्किल एजुकेशन की भी बात हुई है कि भाई जो विद्या समीक्षा केंद्र होते हैं उनमें लर्निंग जो है उस प्रोसेस को मॉनिटर भी किया जाए, यानी कि बच्चों को सिखा तो रहे हो लेकिन बच्चों का टेस्ट जो है उसमें भी अपन को रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने चाहिए। और एजुकेशन जो है 100% एफडीआई करने की बात हुई है हायर एजुकेशन में, जिससे कि इंटरनेशनलाइजेशन अपन को देखने को मिलेगा, और 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर अपने कैंपस भी इस्टेब्लिश करेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल यही है। अब इसमें 3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट की, जो फिट इंडिया कैंपेन चल रहा है, ईट राइट कैंपेन चल रहा है, आज से थोड़ा कम कैंपेन, स्टॉप ओबेसिटी कैंपेन, ये इन सब की बात प्राइम मिनिस्टर ने अपने 15 अगस्त 2025 की स्पीच में बोला था। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस होती हैं दे आर इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट मैटर आपको पसंद है या नहीं पसंद है, वो इंसान से फर्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति जो भी बोल रहा है पब्लिक में स्पीचेस, ऑफिशियल स्पीचेस में, मैं वो क्या कहते हैं इलेक्शन स्पीचेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर से पॉलिसी डिजाइन्स निकलती हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क सेट होते हैं, कैंपेन्स निकलते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ओके, टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात करें तो एम्स, कई जगहों पे नया एम्स एस्टेब्लिश हुआ है, एआई बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है, बहुत करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिला है अंडर यूविन पोर्टल। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी गवर्नमेंट ने सीरियसली फाइनली लेना शुरू कर दिया है। जो आपका जो एडिक्शन है, वो स्क्रीन टाइम एडिक्शन जो बच्चों का है वो उसको, और स्कूलों में किस तरह से इंटरनेट को यूज करना है बच्चों को सेफली, वो भी प्रोवाइड किया जाए, उसकी जानकारी भी बच्चों तक सेफली पहुंचनी चाहिए। तो एक तो ये पोर्शन हो गया, तो आपका एजुकेशन और आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये दोनों रिलेटेड हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपकी हेल्थ के लिए नए स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि डॉक्टर्स और आपकी नर्सेज, आपके वार्ड्स, ये सारे के सारे स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और आयुष्मान भारत कार्ड भी लगभग 42-43 करोड़ जनरेट कर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 में है एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट जो है, ओके मैम सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो फिर दिखाई तो नहीं दे रहा, आई गॉट अनदर वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज वी आर जस्ट टू डैम मेनी। इंडिया का पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक जो है वो फॉरएवर राइजिंग है। अभी तक तो 2020 आई थिंक 2050 2060 का जो डेकेड आएगा तब हमें थोड़ा सा पॉपुलेशन में डिप देखने को मिल सकता है। तो आप कितनी ही रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर हो खुश रहो, लेकिन रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये है कि जितनी पॉपुलेशन है 100% उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ने के अभी चांसेस और हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जॉब मार्केट
इवन दो गवर्नमेंट डेटा बताता है, इंटरनेशनल डेटा बताता है कि गवर्नमेंट का जॉब मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है, हमें फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर ये जो भी है उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लेना है। ओके, यस। लेबर कोड, ठीक है, लेबर कोड में लेबर रिफॉर्म्स आए हैं बहुत सारे, वेजेस में, सोशल सिक्योरिटी में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, और सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस का जो कोड है वो सारे सारे 2020 2019 में नए लेबर लॉज आए हैं। 29 लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 कोड्स में तब्दील कर दिया गया है। सब में ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छे भी हैं। आई थिंक अ लॉट इज मोर टू बी डन, पर ठीक है। ओके, दिस इज वन थिंग। रूरल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस। अब ये रूरल डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस में आपको 3 चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। पहला है रूरल कनेक्टिविटी, यानी कि रूरल एरियाज तक रोड, रेलवेज ये सब पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। दूसरा है हर घर नल से जल, वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और तीसरा है कि सर के ऊपर छत है भी या नहीं, यानी कि हाउस होल्ड। इन 3 का डेटा भी आपके पास में है, तो रूरल कनेक्टिविटी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और पॉजिटिव है। ठीक है, 81% से भी ज्यादा हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास में हर घर नल से जल पहुंचा है। इसके अलावा 2.9 करोड़ हाउसेस बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री वाले कौन सी योजना है, ठीक है, रुको अभी याद आ जाएगा मेरे को। प्रधानमंत्री कौन सा है, आयुष्मान तो हेल्थ का है। ओह माय गॉड, आई जस्ट फॉरगॉट। अभी ऑप्शंस आएंगे तो याद आ जाएगा, बट यस, घर बनाए हैं। और रूरल कनेक्टिविटी 99.6% एलिजिबल हैबिटेशंस हैं जो कि कनेक्टिविटी के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट में डीडीयू जीकेवाई आपकी स्कीम चल रही है, स्टेट लेड स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं रूरल पुअर यूथ को एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन प्रोग्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा समर्थ एप्लीकेशन है, पंचायत ऐप है, मेरी पंचायत ऐप है, और ई ग्राम स्वराज के थ्रू आप बजटिंग देख सकते हैं। अंडर हाँ, यस, हार्नेसिंग सोशल कैपिटल में भी यही है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज वर्क कितना ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हो, और उसमें भी आपका प्राइमरी फोकस है विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उन सब में विमेन की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें सच में इंप्रूवमेंट आया है। घर घर लोगों ने, और नहीं तो क्लाउड किचन ही करना शुरू कर दिया है, एंड दे वर्क। यस, मोस्ट ऑफ देम दे गो बैड, यानी कि बंद हो जाते हैं बिजनेस, पर जो रह जाते हैं दे स्टिल हैव स्टडी इनकम। तो स्टडी इनकम आती रहनी चाहिए, उसी की बात हो रही है। चैप्टर 14 एवोल्यूशन ऑफ एआई इकोसिस्टम इन इंडिया। एआई बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है इंडिया में, बहुत ही ज्यादा नेसेंट स्टेज पे है। बट जो 0 से स्टार्ट कर रहा होता है ना, अगर वो 1 पे पहुंचता है, 2 पे पहुंचता है, 1 से 2 पे पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, 100% इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो 1 से 2 पे पहुंचना 100% इंप्रूवमेंट, 2 से 3 पे पहुंचना इज 50% इंप्रूवमेंट। तो वो वाली चीज है, वी आर एट एन नेसेंट स्टेज। तो आप कुछ भी करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। उसी की चीज है, एआई एप्लीकेशंस अपन की बढ़ रही हैं, इंक्लूसिव है, यानी कि लेबर को हम एआई सिखा रहे हैं। रैपिड स्केल पे आपको एआई देखने को मिलेगा ग्रोथ में, और एआई कैपेबिलिटी भी इंडिया में बढ़ती जा रही है। ये ट्रेड ऑफ्स आप खुद देख सकते हो, इसमें ट्रेड ऑफ्स में इतना कुछ खास है नहीं, या तो ये या वो वाली कंडीशन है। ह्यूमन कैपिटल अपन एआई के लिए रेडी कर रहे हैं, हाई स्कूल्स में अपन को पढ़ाने की जरूरत है, बच्चों को अप्रेंटिसशिप देने की जरूरत है, प्रोजेक्ट्स लेड अपन को स्टडी कराने की जरूरत है, स्पेशली इसमें कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा अपने पास में यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एआई को अपन को प्रमोट करने की जरूरत है, यानी कि एआई को आप स्कूल से शुरू करो और बाद में यूनिवर्सिटी लेवल के बाद में आप डायरेक्ट जॉब में उसके लिए हेल्दी तरीके से रिजल्ट ला पाओ, वही एआई के लिए काम करना है। अब एआई का काम जो है वो हायर इंजीनियरिंग होती है टेक्निकली, तो व्हाइट कॉलर के बियॉन्ड आपको हाई स्किल ह्यूमन सेंट्रिक जॉब्स क्रिएट करने हैं। हाई स्कूल में, मेटल वर्क में, अर्ली एजुकेशन में, कलनरी आर्ट में। अब ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे का गवर्नमेंट के लिए सजेशन। ठीक है, अभी तक तो अपन ने इतनी बात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एआई में और एजुकेशन में बहुत सारे सजेशंस हैं। डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे के जब एक 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 चैप्टर को मैं लूंगी तो फिर उसमें बताऊंगी कि किस तरह के सजेशंस आए हैं और गवर्नमेंट किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकती है। इकोनॉमिक सर्वे सजेशन होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट का ही है, तो यस, गवर्नमेंट इस चीज की सुनती भी है, जितना मैनेज कर सकती है मैनेज भी करना होता है। फिजिकल सॉरी, जो स्टेट फिजिकल रिपोर्ट है ना, उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ भी है रिपोर्ट में, तो विल सी दैट लेटर। फ्यूचर रेडी सिस्टम अपन को तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें हमें एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एम्फेसिस देना जरूरी है, ताकि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकें, अपनी कैपेबिलिटी को अडेप्ट कर सकें, और एआई शिफ्ट के ऊपर हम अपनी जो वर्क फोर्स है उसको आसानी से ले जा सकें। यानी कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा, बहुत सारी पोजीशंस पे एआई पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एआई को रन करने के लिए भी तो ह्यूमंस चाहिए। तो आपका जो वर्क फोर्स है वो अचानक से बस जॉबलेस ना हो जाए, उनको धीरे धीरे आप एआई के ऊपर शिफ्ट करने लग जाओ, ताकि जब अचानक से एआई के डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो तो फिर आपके पास में वर्कफोर्स एआई को संभालने के लिए भी हो, और जो अदरवाइज वर्कफोर्स काम कर रही थी वो सड़क पे ना आ जाएगी, भैया मैं तो जॉबलेस हो गया। ओके, तो इसके लिए स्पेशलाइजेशंस आपको देने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटा को एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स इंडिया को यूज करना पड़ेगा।
1 बिलियन से भी ज्यादा लोग कनेक्टेड है थ्रू वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड। इसका मतलब हमारे पास में इतना डेटा है, तो इस डेटा को कैसे आपको यूज करना है, इंडिया का डिजिटल स्केल का कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। उसके बाद में हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी कि हमें ओपननेस को प्रमोट करना चाहिए, ओवरसाइट को इंश्योर करना चाहिए, यानी कि आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए, और डोमेस्टिक वैल्यू जो है उसको भी आपको बनाए रखना पड़ेगा, यानी कि इंडिया की जो एआई कैपेबिलिटी है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक डेटा जो है वो बहुत क्रिटिकल है, आपका वैल्यू रिटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, डोमेस्टिक डेटा को यूज करके आप इंडिया का डेवलपमेंटल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके सजेशंस लिखे हुए हैं। डेटा आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इन सब से मिलेगा, और इनमें जो कमियां रह गई हैं आप एआई से स्पेसिफिकली कैसे उन कमियों को फिल करवा सकते हो, उन गैप्स को फुलफिल कर सकते हो, उन कमियों को दूर कर सकते हो, उसके सजेशंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, आपका जो डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन है उसमें मेन्यू बेस्ड कंप्लायंस ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे लोकल ट्रेनिंग वगैरह है मॉडल्स की, आप वेदर के अकॉर्डिंग, पब्लिक के टेस्ट के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, पब्लिक के हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपने एआई मॉडल्स को डिजाइन कर सकते हो और डेटा गैदरिंग कर सकते हो। इफ यू हैव द डेटा देन ओनली यू विल हैव द पॉलिसी जिसकी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर, अर्बनाइजेशन, जिसमें इंडिया के सिटीज को आपको सिटीजन्स के लिए ऑप्टिमम बनाना है। इसमें बहुत से सजेशंस हैं, सबसे ज्यादा बड़ा सजेशन, सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमिक सर्वे का भी एक चीज के ऊपर है, एंड दैट इज सिविक सेंस। देश में एक्चुअली इसकी कमी है, और इंटरेस्टिंगली बता रही हूं, इसमें इंप्रूवमेंट तो हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि अब क्योंकि इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ है, तो हमें नजर ज्यादा आती है ये कमी। हमेशा से सिविक सेंस की कमी थी, एटलीस्ट पिछले 40 सालों की, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, और सिविक सेंस लोगों का इंप्रूव हो भी रहा है, बट द रेट एट विच दैट इंप्रूवमेंट इज हैपनिंग इज टू डैम लो। और जो डिस्ट्रक्शन अपन को देखने को मिल रहा है वो सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा एम्पलीफाई भी हो रहा है, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते जा रहे हैं, क्योंकि आप सड़क पे बाहर निकल रहे हो काम के लिए, पढ़ने के लिए, वट एवर रीजन, तो आपको एक्सपीरियंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने सिटीज को सिविक सेंस देना पड़ेगा। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे आपके मेजर्स हैं टू इंप्रूव आउटकम्स ऑफ हाउ टू मेक योर सिटीज लिवेबल। आपको बस फ्लीट्स चलानी पड़ेंगी, आपको ई बस डिप्लॉयमेंट देने पड़ेंगे, फाइनेंस करना पड़ेगा इन चीजों को, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, मोबिलिटी को शेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ट्रांजिट डेवलपमेंट जो है वो भी करने पड़ेंगे, यानी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भर सके और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स जो है वो कम हो। क्यों? क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज के प्रति भी जागरूक हो, तो आपको पोल्यूशन कम से कम करना है, वहीकुलर पोल्यूशन आपका लिमिटेड होना चाहिए। यही सजेशन लिखा हुआ है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे सजेशंस आए हुए हैं, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट आपको करना है। और ये जो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है ना, अब ये गड़बड़ है ना। अब यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन वरप्शन कुछ हो गया है, कुछ कांड हो गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है पॉइंट, बट यस दिस इज व्हाट्स रिटन, तो आपको यही लिखना है, रैंकिंग वगैरह आपको वैसे भी आनी ही चाहिए। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, दीज आर मेंशन्ड ओवर हियर। लास्टली, हमें सोशल ऑर्डर को डेवलप करने की जरूरत है और सिविक सेंस को प्रमोट करने की जरूरत है। यही है वो चीज जो एक्चुअली क्रक्स ऑफ द मैटर है। आपको अपने सिटीज को, रूरल एरियाज को, अपने फॉरेस्ट को, अपने एनिमल सेंटर्स को, अपने नेचुरल बायोडाइवर्सिटी एरियाज को, टूरिस्ट सेंटर्स को, जो भी जगह है जहां इंसान पहुंच सकता है वहां पर सिविक सेंस डिस्टर्ब है, तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। दिस वाज द समरी फॉर इकोनॉमिक सर्वे फ्रॉम माय साइड। अपन एक एक चैप्टर के ऊपर जो जो फोकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अलग से डिस्कस करेंगे। आई विल ब्रिंग यू सम शॉर्ट 15 मिनट्स का वीडियोस, पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा। और जैसे ही संडे को बजट आएगा, मंडे को आई विल बी हियर विद द बजट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन।